शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। कमांडो शेरबाज अमृतसर रेलवे स्टेशन के जुनूब की जानिब रेलवे लाइन के पास अमरूदों के बाग में बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। हसन भट्ट ने उसकी हथकड़ी खोल दी थी। मैंने कमांडो शेरबाज को देखा। वो एक खुशशक्ल, दराज कद और सुर्खो सफेद कश्मीरी नौजवान था। आंखों में गजब की चमक, जैसे बिजलियां चमक रही हों। उस वक्त पुराने शलवार कमीज में था। ऊपर मटियाले रंग की जर्सी पहन रखी थी। स्याह घुंघरियाले बालों की एक लट माथे पर आई हुई थी। कमांडो शेरबाज ने मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखें उठाकर देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो और ये सारा ड्रामा तुमने किस लिए खेला है? मुझे तुम भी भारत सरकार के खुफिया पुलिस वाले लगते हो। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, अगर मैं पुलिस का आदमी होता तो तुम्हें पुलिस की कैद से निकालने की मुझे क्या जरूरत थी? बोला, फिर तुमने मुझ पर यह इनायत क्यों की है? हम तो अपनी जान का सौदा करके कश्मीर की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तुम कहां से बीच में आ गए हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, कमांडो शेरबाज, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि मैं मुसलमान हूं और तुम्हें दुश्मन की कैद से आजाद करवाने के लिए यहां आया था। बोला, मगर तुम्हारे पास सेंट्रल इंटेलिजेंस का खुफिया नंबर कहां से आ गया? ये तो मरकजी इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसियों के पास ही होता है। यकीनन तुम्हारा ताल्लुक भी भारत की इंटेलिजेंस से है। हसन भट्ट हमारे मुकालमे बड़े गौर और दिलचस्पी से सुन रहा था। मैंने कहा, शेरबाज, इस बात को तो तुम जरूर तस्लीम करोगे कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि पुलिस की कैद से रिहा करवा चुका हूँ। इस एतबार से मैं तुम्हारा खैर खा साबित होता हूँ। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के बाद बताऊंगा। शेरबाज ने मुझसे पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मैंने अचानक कहा, फिलहाल तुम्हें सुल्ताना बीबी के पास ले जा रहा हूँ, जिससे तुमने वादा किया था कि तुम उसे उसके गाँव बडगाम पहुँचा दोगे। सुल्ताना बीबी का नाम सुनकर कमांडो शेरबाज चौंक पड़ा। बोला, क्या तुम सुल्ताना को जानते हो? वो तुम्हें कहाँ मिली थी? मैं उसी की तरफ जालिंधर जा रहा था कि अमृतसर में पकड़ा गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस सबसे पहले तो हम सुल्ताना बीबी के पास जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये मरकजी इंटेलिजेंस का खुफिया नंबर मेरे पास कहां से आया है। कमांडो शेरबाज ने मुझसे पूछा, जालिंधर में तुम्हारे पास कोई ऐसी महफूज खुफिया जगह है जहां तुम सुल्ताना बीबी को ला सको? तब मुझे ख्याल आया कि मेरे पास जालिंधर में कोई ऐसी जगह नहीं है, और जगह होती भी तो मेरी मौजूदगी में सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी के जालिंधर से फरार होने से पहले दूसरों को मुझ पर शुबा हो सकता था, क्योंकि मैं उस रोज तन्हाई में देर तक उससे बातें भी करता रहा था। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, दोस्त, असल बात यह है कि जालिंधर में मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ अमृतसर में किसी जगह छुप जाते हैं। मैं हसन भट्ट को जालिंधर सुल्ताना बीबी के पास भेजता हूँ और उसे टेलीफोन पर ताकीद भी कर देता हूँ कि वो हसन भट्ट के साथ फौरन चली आए। फिर तुम लोग उसे यहाँ से बडगाम उसके रिश्तेदारों के पास पहुँचा देना। क्या यहाँ अमृतसर में कोई ऐसी अलग थलग जगह होगी जहाँ हम दोनों एक दिन के लिए छुप सकें? हसन भट्ट कहने लगा, क्यों नहीं, हम पुराने तालाब वाले खुफिया अड्डे पर चलते हैं। कमांडो शेरबाज ने उसकी तायद करते हुए कहा, वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी, शहर से दूर भी है और पुलिस को अभी तक हमारे उस ठिकाने का इल्म नहीं हुआ। इल्म हो भी गया तो हमारे पास तिलिस्मी नंबर मौजूद है, पुलिस हमारे पर हाथ नहीं डाल सकेगी। मैंने कहा, सबसे पहले मैं जालिंधर सुल्ताना बीबी के घर उसे फोन करना चाहता हूँ। हसन भट्ट बोला, मेरे साथ आए, मैं आपको टेलीफोन करवाए देता हूँ। उस खुफिया जगह से निकलकर हम सिंहपुरे वाली सिखों की आबादी से आगे तहसील पुरे में वाक़े एक कश्मीरी सौदागर के मकान में आ गए। ये पश्मीने का सौदागर था। उसके घर फोन लगा हुआ था और वो कश्मीरी मुजाहिदों का जबरदस्त हमदर्द था। मैंने जालिंधर का कोड नंबर डायल करने के बाद निर्मला कुमारी के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। मैं सोच रहा था कि अगर कोई नौकर या चंदू शाह दूसरी तरफ से बोलेगा तो मैं फोन बंद कर दूंगा। किसी ने रिसीवर उठाया, फिर निर्मला कुमारी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हेलो। मैंने कहा, क्या निर्मला कुमारी जी बोल रही हैं? निर्मला कुमारी ने कहा, जी हाँ, आप कौन महाशय हैं? मैंने कहा, सुल्ताना बीबी, मैं तुम्हारा हमदर्द बोल रहा हूँ। फिर मैंने अपना तारुफ करवाया और उसे कहा, कमांडो शेरबाज मुझे मिल गया है। मैं हसन भट्ट नामी एक आदमी को तुम्हारे पास जालिंधर भेज रहा हूँ। तुम जैसे भी हो उस आदमी के साथ मेरे पास अमृतसर पहुँच जाओ, जहाँ से तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ बडगाम पहुँचा दिया जाएगा। सुल्ताना बीबी की आवाज वफूर मुसर्रत से कपकपा रही थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे आदमी के साथ फौरन जहाँ से निकल पड़ूंगी। मैंने उसे मजीद ताकीद करते हुए कहा, वो आज शाम तक किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ चल पड़ना। ये तुम्हारी जिंदगी का शायद आखिरी चांस है, इसे जाया न करना।
ओके। फिर मैंने फोन बंद कर दिया। हसन बट कहने लगा, अब हम पुराने तालाब वाले खुफिया अड्डे पर चलते हैं। कमांडो शेरबाज वहाँ पहले ही पहुँच गया होगा। तुम्हें वहाँ छोड़कर मैं भी कोई लारी पकड़कर जालिंधर रवाना हो जाऊंगा। तुम मुझे सुल्ताना यानी निर्मला कुमारी के मकान का एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर लिखवा दो। मैंने कागज पर निर्मला कुमारी के बंगले का एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर लिखकर हसन बट को दिया और कहा, तुम्हारा ये काम है कि किसी तरह निर्मला कुमारी के मकान पर पहुंचकर उसे साथ लेकर निकल आऊं, या अगर तुम इसे मुनासिब नहीं समझते तो उसे फोन करके बता देना कि वो फलां जगह पर आ जाए। हसन बट कहने लगा, मैं उसे टेलीफोन पर ही बुला लूंगा। उसके घर जाने से हालात बिगड़ भी सकते हैं। हम इसी तरह बातें करते रेलवे लाइन उबूर करके एक मैदान में आ गए। यहाँ सिखों के जमाने का एक पुराना तालाब था जो अब सूख गया था और उस तरफ कोई नहीं आता था। उसके करीब ही टाली के दरख्तों में ईंटों का एक भट्टा था जो खाली पड़ा था। इन लोगों की खुफिया कमीन गाह उस भट्टे में जमीन के नीचे तहखाने की शक्ल में बनाई गई थी, जहाँ कमांडर शेरबाज पहले से हमारे इंतजार में बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने हसन बट को कुछ देर रकम देकर जालिंधर रवाना कर दिया। अब मैं और कमांडो शेरबाज तहखाने में अकेले थे, जहाँ मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान से धर्मचंद नामी एक दहशतगर्द का हम शक्ल बनकर आया हूँ। उसे सिर्फ यही बताया कि मालीर कोटला का मुसलमान हूँ। सिर्फ जज्बा ईमानी और कश्मीरी मुसलमानों पर होते हुए जुल्म सितम को देखकर मैदान जिहाद में उतर आया हूँ और हिंदू बनकर पहले शिव सेना में भर्ती हुआ, फिर अपनी चालाकी और होशियारी से बाल ठाकरे का बाएतमाद साथी बन गया और अब उसके खास आदमी की हैसियत से जालिंधर में पृथ्वी मिसाइल सेंटर का खुफिया जायजा ले रहा हूँ। इससे ज्यादा मैंने कमांडो शेरबाज को पृथ्वी मिसाइल सेंटर के अपने मिशन के बारे में न बताया। उन लोगों के वास्ते मैं शिव सेना का जबरदस्त वर्कर और मुसलमानों का जानी दुश्मन धर्मचंद दहशतगर्द हूँ, लेकिन हकीकत में मैं इन इस्लाम दुश्मन फिरौनों की साजिशों को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। कश्मीरी कमांडो शेरबाज मेरी बातें गौर से सुनता रहा। इस दौरान वो अपनी चमकीली आंखों से मुझे बराबर देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब तूफानी कैफियत थी। लगता था स्याह बादलों में थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजलियां चमक जाती हैं। मैंने बात खत्म की तो कमांडो शेरबाज ने मेरी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मुझे लगा जैसे मेरी कलाई किसी आहनी शिकंजे में आ गई है। मुझे हल्का सा झटका देकर बोला, तुम्हारा असली नाम क्या है साथी? मैंने कहा, हैदर अली। उसकी आंखों में बिजली चमकी और बोला, इस नाम की लाज रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं सुल्ताना को लेकर बडगाम नहीं जाऊंगा। ये ड्यूटी हसन बट अंजाम देगा। वो सुल्ताना बीबी को उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा देगा। मैं यहाँ से तुम्हारे साथ जालिंधर चलूंगा। हम मिसाइल सेंटर को तबाह करने की कोशिश करेंगे। क्या तुमने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की है? मैंने कहा, हाँ, मामूली सी ट्रेनिंग ली है। बोला, बड़े चाकू से दुश्मन का गला इस तरह काट सकते हो कि दुश्मन की आवाज ना निकले और खून का कोई कतरा तुम पर न गिरे? मैंने कहा, इसकी ट्रेनिंग मुझे नहीं दी गई। बोला, पहाड़ी इलाके में रात के घुप अंधेरे में बारिश और बिजलियों के तूफान में दुश्मन की पोस्टों के पीछे जाकर उसकी पोस्टों और मोर्चों के नीचे पहुंचकर उन्हें उड़ा सकते हो। मैंने कहा, किसी हद तक ये काम कर सकता हूँ। कमांडो शेरबाज ने जोर से मेरे घुटने पर हाथ मारा और बोला, कमांडो को किसी हद तक नहीं, कमाल की हद तक काम करना होता है। तुम अधूरे हो। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जो कुछ मैं कमांडो शेरबाज से चाहता था वो खुद ही तैयार हो गया था, मगर वो भी जरा जज्बाती और सीमावी कैफियत वाला कमांडो था। ये चीज कमांडो को कभी कभी नुकसान पहुंचा सकती है, मगर मैंने उसकी इस कमजोरी की निशानदही करना मुनासिब न समझा, क्योंकि कश्मीर में हुर्रियत पसंद आजादी की जंग लड़ रहे हैं। भारतीय फौजें उनके घरों को धमाकों से उड़ा रही थी और कश्मीर की मजलूम बच्चियों के साथ गैर इंसानी वहशियाना सलूक कर रही थी। उस वक्त उस सीमावी जज्बे और चमकती बिजलियों की जरूरत थी जो दुश्मन पर कड़क कड़क कर गिरी। लेकिन जोगीवाल जिला जालिंधर के पृथ्वी मिसाइल सेंटर के मिशन को मैं बड़ी दूर अंदेशाना हिकमत अमली से आगे बढ़ाना चाहता था। कमांडो शेरबाज कह रहा था, मैंने कश्मीर में दुश्मनों के कई एमुनिशन और पेट्रोल के जखीरों को कमांडो एक्शन से तबाह किया है। फौजी कैनवायों को घात लगाकर बर्बाद किया है। सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नम में पहुंचाया है। मैंने उससे पूछा, तुम इस इलाके यानी पंजाब में किस मिशन पर आए थे? वो अपने बालों में जोर से हाथ फेर कर बोला, मेरा पहला मिशन तो उस मुसलमान औरत सुल्ताना को बदबख्त हिंदू बदमाश के चुंगल से निकाल कर उसके घर पहुंचाना था। उसके साथ ही उस हिंदू जिसका नाम चंदू शाह है उसको हलाक करके कश्मीर की बेटी की बेहुरमती का इंतकाम लेना था। इसके अलावा तुम भी जानते हो कि कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज को सारा असलहा और गोला बारूद पंजाब और सेंट्रल इंडिया की फौजी छावनी से सप्लाई होता है। मैं इन छावनियों के असलहे के सप्लाई डिपुओं को तबाह करना चाहता हूं ताकि कश्मीर पर काबिज फौजियों को इतनी तेजी से असलहा और गोला बारूद सप्लाई न हो सके। कश्मीर में तो हमारे हुर्रियत पसंद गोरीले भारतीय फौज के सप्लाई कैनवायों और गोला बारूद के जखीरों पर कामयाब हमले करते ही रहते हैं। इस बात की शदीद जरूरत है कि इन सरचश्मों को उड़ाया जाए जहां से ये सप्लाई कश्मीर पहुंचाई जाती है। मैंने पूछा, तुम अकेले ये काम कैसे कर सकते हो? कमांडो शेरबाज ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, शेर अकेला ही दुश्मन से लड़ता है। एक कमांडो अगर उसमें अकल है तो वो दुश्मन की पूरी ब्रिगेड को तबाह कर सकता
सकता है और फिर अब तुम भी हमारे साथ होगे, लेकिन ये यकीन करने के लिए कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम मुसलमान हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, तुम अपनी तसल्ली कर सकते हो। कमांडो शेरबाज का ये शक हक बजानिब था। मैंने उसे अपने मुसलमान होने का सबूत दिखा दिया। कहने लगा, एक मुसलमान होने के नाते मैं तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेता हूँ कि तुम हमारे साथी हो और हमारी जंग आजादी के लिए काम कर रहे हो। अगर ये बात किसी वक्त जाहिर हो गई कि तुम सरकार के मुसलमान पिट्ठू हो और खुफिया पुलिस के मुखबर हो तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें, तुम जहाँ भी होगे, जिस हालत में भी होगे, बड़ी आसानी से हलाक कर सकूंगा। मुझे कमांडो शेरबाज की ईमानी जज्बे वाली पुरजोश बातें बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे दुश्मनों के मुल्क में एक ऐसे ही जोशीले और जांबाज कमांडो की जरूरत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शेरबाज, ये बात तुमने इसलिए कह दी कि तुम मेरी मर्जी से वाकिफ नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें अपने आप मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगा और तुम मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करोगे। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। शेरबाज ने पूछा, कौन सी बात? मैंने कहा, ये कि अभी तुम अपने किसी कमांडो साथी और कश्मीरी मुजाहिद को मेरे बारे में ये नहीं बताओगे कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि मुजाहिद कमांडो हूँ और उनकी जंग आजादी और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान की बाजी लगाए दुश्मन के पेट में बैठा हुआ हूँ। वो बोला, वादा रहा, पक्का वादा। हसन बट यहाँ आते हुए खाने के लिए नान कबाब लिफाफे में लपेट कर लाया था। हम दोनों ने वहीं बैठकर नान कबाब खाए। हसन बट को जालिंधर गए हुए 2-2.5 घंटे हो गए थे। अमृतसर से जालिंधर 40 मील के फासले पर है। वो दोपहर के बाद आ गया। सुल्ताना उसके साथ थी। उसने स्याह गर्म चादर से सारा जिस्म लपेट रखा था। मुझे और शेरबाज को देखकर वो झुककर हमारे पांव छूने लगी। कमांडो शेरबाज ने कहा, इस हिंदुआना रस्म को अब दिल से निकाल कर फेंक दो। मैंने और हैदर अली ने अपना इस्लामी फर्ज अदा किया है। हैदर अली के नाम पर सुल्ताना बीबी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने फौरन कहा, हैदर अली हमारा एक और कश्मीरी मुजाहिद है जिसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब हसन बट तुम्हें बडगाम तुम्हारे गांव तक ले जाएगा। सुल्ताना ने पूछा, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? कमांडो शेरबाज बोला, नहीं, मुझे यहाँ कुछ और काम करने हैं। हसन बट तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे रिश्तेदारों के पास पहुँचा देगा। फिर उसने हसन बट से कहा, मेरे मुजाहिद जांबाज, ये लड़की हमारी अमानत है, इसको इसके रिश्तेदारों के हवाले करके वापस आना। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, ऐसा करना अपने स्टेशन वाले साथी से रकम ले लेना। सुल्ताना बीबी फौरन बोली, भाईजान मेरे पास काफी पैसे हैं, उसकी फिक्र न करें। कमांडो शेरबाज बोला, ठीक है हसन बट, तुम हमारी बहन को लेकर अभी अमृतसर शहर से निकल जाओ। चंदू शाह का तुमने क्या किया? हसन बट ने जवाब दिया, अफसोस कमांडो, मैं उसे हलाक नहीं कर सका, इतना वक्त नहीं था। कमांडो शेरबाज ने कहा, ये काम हम करेंगे, तुम अब निकल जाओ। हम दोनों ने सुल्ताना बीबी के सर पर हाथ रखकर उसे शफकत भरा प्यार किया। सुल्ताना की आंखों में आंसू थे। वो हसन बट के साथ चली गई तो मैंने शेरबाज से कहा, दोस्त, मैंने सुल्ताना को ये नहीं बताया कि मेरा नाम हैदर अली है और मैं मुसलमान हूँ। मैंने उसे यही कहा था कि मैं हिंदू हूँ, धर्मचंद मेरा नाम है, मगर मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब सुल्ताना ने मुझे कहा था कि अगर कमांडो शेरबाज तुम्हें मिल जाए तो उसे कहना कि उसकी बहन उसकी मदद का इंतजार कर रही है। कमांडो शेरबाज बोला, चलो अच्छा हुआ, ये फर्ज अदा हो गया, लेकिन अभी चंदू शाह को ठिकाने लगाना बाकी है, उससे अपनी मुसलमान बहन की बेहुरमती का इंतकाम लेना बाकी है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम सीधे जालिंधर जाएंगे, वहाँ हमारा एक खुफिया हाइड आउट है। मैं वहाँ छुप जाऊंगा और रात को चंदू शाह की कोठी में आकर उसे हलाक कर दूंगा। हम शाम का अंधेरा हो जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरे में जालिंधर की तरफ रवाना हो। फौरी तौर पर कमांडो शेरबाज का मिशन क्या था, इस बारे में मुझे उसने कुछ नहीं बताया था। अभी तो वो सिर्फ चंदू शाह से इंतकाम लेना चाहता था। मैं खुद भी यही चाहता था। शुरू सर्दियों में शाम का अंधेरा जल्दी छाने लगता है। जब बाहर फजा धुंधली हो गई और दिन की रोशनी बुझने लगी तो हम दोनों पुराने तालाब वाले मकान से निकलकर जीटी रोड पर जाकर खड़े हो गए। यहाँ से जालिंधर की तरफ बहुत सी लारियां और बसें जाती थी। हमें एक बस में जगह मिल गई और हम जालिंधर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में हम जालिंधर पहुंच गए। कमांडो शेरबाज मुझे लेकर जालिंधर शहर की एक बड़ी नहर के पुल पर आ गया। हम नहर के साथ साथ चलने लगे। यहाँ काफी आगे जाकर एक वीरान इलाके में कश्मीरी कमांडोज ने जेर जमीन एक कमीनगाह में कमांडो ऑपरेशन में काम आने वाला तकरीबन हर किस्म का छोटा बड़ा असलहा जमा कर रखा था। एक बूढ़ा कश्मीरी सिख के भेष में वहाँ मौजूद रहता था। उसने कमीनगाह के बाहर एक झोंपड़ा डाल रखा था और वहीं बैठा निगरानी करता रहता था। कमांडो शेरबाज कहने लगा, हैदर अली, अगर तुम अपने पुलिस हॉस्टल में जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। मैं आज रात को ही चंदू शाह का काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद मैं जालिंधर से भेष बदल कर जबलपुर के इलाके में चला जाऊंगा। हमें रिपोर्ट मिली है कि जबलपुर के गिरदोनिवाह की पहाड़ियों में कोयले की एक कान है। वहाँ से अब कोयला नहीं निकलता। भारतीय फौज ने वहाँ गोला बारूद और असलहा और दीगर फौजी साजो सामान का बहुत बड़ा डिपो बनाया हुआ है। असलहे के इस जखीरे से बराह रास्त कश्मीर में काबिज भारतीय फौजों को असलहा सप्लाई होता है। मैं सबसे पहले इसका पूरा सर्वे करूंगा। मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। वापस आकर अपने बूढ़े कश्मीरी साथी के जरिए पैगाम पहुंचा दूंगा कि मैं
आ गया हूँ। ये बूढ़ा साथी वही है जो सिख बनकर हमारी उस कमीनगाह के बाहर झोंपड़े में रहता है। फिर तुम मेरे पास यहाँ आ जाना, हम इकट्ठे बैठकर जबलपुर के सप्लाई डिपो को तबाह करने का मंसूबा बनाएंगे, ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं अब जाता हूँ। कमांडो शेरबाज ने मुझसे हाथ मिलाया और मैं खामोशी से कमीनगाह से निकलकर रात के अंधेरे में नहरों नहर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के हॉस्टल की जानिब चलने लगा। रास्ते में मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैं टैक्सी में बैठकर हॉस्टल पहुंच गया। रात को बार बार मेरी आंख खुल जाती। मुझे मालूम था कि कमांडो शेरबाज ने चंदू शाह को आज रात खत्म करना है। आखिर सुबह हो गई। मैंने सुबह सुबह एसपी मेहता को फोन किया कि मैं रात दिल्ली में जरूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद रात वापस आ गया था। उसने कहा आपको कुछ मालूम है? मुझे मालूम था कि वो क्या कहना चाहता है। शेरबाज ने अपना काम कर लिया था। मैंने अनजान बनकर पूछा क्या हुआ, कोई खास बात है? उसने कहा चंदू शाह का कत्ल हो गया है। मैं मसनूई हैरानी से बोला ये तुम क्या कह रहे हो? वो बोला सच कह रहा हूँ महाराज, उसे रात को कोठी में घुसकर कोई कत्ल कर गया है। मैंने पूछा निर्मला कुमारी कहाँ है? वो बोला निर्मला कुमारी तो दोपहर को ही गायब हो गई थी। ये किसी दूसरे बदमाश की दुश्मनी का मामला लगता है। आप दफ्तर आएंगे तो बात करेंगे। मैं 10 बजे के बाद एसपी मेहता के ऑफिस पहुंच गया। वो कहने लगा निर्मला कुमारी पहले गायब हुई, उसके बाद रात को चंदू शाह कत्ल हो गया। ये कोई गहरी साजिश लगती है। बहरहाल हमारी एक पुलिस पार्टी कलकत्ते की तरफ चली गई है, क्योंकि मालूम हुआ है कि चंदू शाह ने निर्मला कुमारी से कलकत्ता में शादी की थी। आप सुनाइए दिल्ली का दौरा कैसा रहा? किन किन से मुलाकात हुई? क्या क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई? मैंने कहा मिस्टर मेहता ये तुमने कैसे समझ लिया कि दिल्ली की मीटिंग में जिस एजेंडे पर हमारी बात हुई है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। एसपी मेहता बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं उसे शर्मिंदा ही करना चाहता था। वो अपनी हुदूद से बाहर निकल आया था। मैं उसे उसकी हद के अंदर रखना चाहता था। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पृथ्वी मिसाइल की तरफ मबजूल कर दी। ये उस वक्त मेरा सबसे अहम और नाजुक मिशन था। मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती के बारे में मैं पहले ही ऊपर हाई कमान को ये तासुर दे चुका था कि उस पर मुझे शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिला हुआ है और खतरा है कि मिसाइल सेंटर के खुफिया राज इन एजेंटों के जरिए पाकिस्तान न पहुंच जाएं, जिस पर हाई कमांड ने और खास तौर पर डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ और शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे ने मुझे हिदायत की थी कि मैं मिस्टर चक्रवर्ती की नकलो हरकत की कड़ी निगरानी करूं। इस वजह से मुझे मिसाइल सेंटर में दिन रात में किसी भी वक्त बेधड़क आने जाने की खुसूसी इजाजत मिली हुई थी। मेरे पासवर्ड की पाबंदी भी उठा ली गई थी। सिर्फ मेरा एक मामूली आईडी कार्ड ही काफी था जो मैं हर वक्त अपने साथ रखता था, जिस पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी और मेरा नाम धर्मचंद लिखा था। मैंने पूरी सरगर्मी से मिसाइल कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक सेल था जहां भेस बदलने का हर किस्म का सामान और धमाका खेज मवाद तैयार करने का सामान मौजूद था। मैंने यहां से अपनी जरूरत की 2-4 चीजें उठा ली और अपने हॉस्टल में आकर उस पर काम करने लगा। मैंने 2 दिन की मेहनत से एक उंगली के नाखून के साइज का चिप्स तैयार कर लिया। इस चिप्स में इंसानी रगों से भी ज्यादा बारीक रगों जैसी नालियां थी, जिसके आखिरी सिरे पर इंतहाई धमाका खेज मवाद था और शुरू में तेजाबी मादे का एक नन्ना सा कतरा नाली में भरा हुआ था। ये एक इंतहाई ताकतवर बम था। इस चिप्स बम को मुझे पृथ्वी मिसाइल के माया गैस के पहले मरहले वाले खोल के कंट्रोल मीटर के अंदर नस्ब करना था और नस्ब करने से पहले चिप्स की नाली के शुरू में जो तेजाबी मादा था वहां उंगली की हल्की सी ठोकर से नाली को तोड़ना था, जिसके बाद तेजाबी मादे का चिप्स की बारीक तरीन सुराख वाली नालियों में सफर शुरू होना था। इस तेजाबी मादे का सफर इंतहाई सुस्त रखा गया था। उसे 4 दिन के बाद नाली के आखिरी सिरे पर पहुंचकर धमाका खेज मादे को भड़का देना था, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होना था और पृथ्वी मिसाइल के माया ईंधन ने ज्वालामुखी की तरह फटकर न सिर्फ पृथ्वी मिसाइल के परखचे उड़ा देने थे बल्कि उस सारे सेंटर को तबाह कर देना था। जब ये चिप्स बम बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने उसके पीछे चिपकाने वाला मादा लगाकर उसके ऊपर रोगनी बारीक कागज लगा दिया। चिप्स बम को मिसाइल में लगाते वक्त मुझे ये रोगनी बारीक कागज उतार कर उसे मिसाइल के कंट्रोलर मीटर की दीवार पर चिपका देना था। मुझे अपनी धमाका खेज मवाद की महारत पर पूरा भरोसा था और मुझे यकीन था कि ये चिप्स बम काम कर दिखाएगा। उसके बाद मैंने रोजाना मिसाइल सेंटर जाना शुरू कर दिया। मैं किसी वक्त रात को भी चला जाता। हर रोज मैं दिल्ली डिफेंस इंटेलिजेंस और बम्बई बाल ठाकरे को फोन पर अपनी कारकर्दगी से आगाह कर देता कि मैं मिस्टर चक्रवर्ती की बराबर निगरानी कर रहा हूँ। एक रोज मैंने बाल ठाकरे को बताया आज मिस्टर चक्रवर्ती जब अपने फ्लैट में गया था तो उसके फ्लैट के बाहर एक मशकूक किस्म का आदमी खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी चक्रवर्ती के साथ ही फ्लैट में चला गया और तकरीबन 2 घंटे तक दोनों अंदर बंद कमरे में बातें करते रहे। हालांकि ये बिल्कुल झूठ था, मगर मेरे लिए जमीन हमवार करना बहुत जरूरी था, वरना मैं भारत में अपने पाकिस्तान की सलामती के मिशन के लिए कोई काम नहीं कर सकता था। मैं मिसाइल सेंटर में धमाके के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता और सारा मामला खत्म हो जाता। बाल ठाकरे गुस्से में आ गया। फोन पर भड़क कर बोला तुमको चाहिए था कि किसी तरह कमरे में जाकर उनकी बातें सुनते, तुमने वहाँ खुफिया माइक्रोफोन क्यों नहीं लगाया अभी तक? मैंने कहा महाराज बस ये भूल हो गई है, मैं सुबह ही ये काम करता हूँ। चक्रवर्ती मिसाइल सेंटर जाएगा तो मैं टेलीफोन ठीक करने वाले के भेस
मिनट्स में उसके फ्लैट को खुलवा कर वहां जाऊंगा और इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर माइक्रोफोन किसी जगह लगा दूंगा। वो बोला, ठीक है धर्मचंद, तुमको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। अब वहाँ चक्रवर्ती से कोई भी मिलने आए उनकी गुफ्तगू की फुल रिपोर्ट भेजना। मैंने कहा, यस सर, ऐसा ही करूंगा। बाल ठाकरे की तरफ से टेलीफोन बंद हो गया। पृथ्वी मिसाइल सेंटर को उड़ाने के लिए मैंने काफी पेशबंदी कर ली थी और मजीद जमीन हमवार कर रहा था। मुझे मिस्टर चक्रवर्ती के कमरे में खुफिया माइक्रोफोन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि कमांडो शेरबाज जबलपुर की तरफ इंडियन आर्मी के एमुनिशन जखीरे का सुराग लगाने गया हुआ था, जो वहां कोयले की वीरान कान के नीचे तहखाने में था और जहां से असलहा और गोला बारूद कश्मीर के महाज पर सप्लाई होता था। उसने मुझे कहा था कि वो 4-6 दिन में वापस आ जाएगा और मुझे उससे पुराने तालाब वाली खुफिया पनाहगाह में मिलना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।